दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी मनोरंजन से भरपूर अद्भुत कहानी लेकर आया हूं, जिसे अगर आप एक बार सुन लेंगे तो यकीन मानिए आप उसे बार बार सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह कहानी है एक ऐसी रहस्यमयी और लाल वस्त्रों में सजी रहने वाली राजकुमारी की, जिसका नाम लैला था। उसके अजीबोगरीब सवालों का जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उस राजकुमारी की शर्त बड़ी ही विचित्र थी। जो भी राजकुमार या राजा उससे विवाह करना चाहता, उसे पहले उसके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता, और अगर कोई भी उन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाता तो उसे उसी रात राजकुमारी के साथ सोना पड़ता, और राजकुमारी की शारीरिक इच्छा पूरी होने के बाद अगली ही सुबह वह राजकुमार मृत्यु दंड का भागी हो जाता। उस राजकुमारी ने यह नियम उसने इसलिए बनाया था ताकि उसके रहस्यमयी सवालों और उनके गहरे रहस्य का राज कभी भी कोई न जान पाए। कि राजकुमारी सवाल पूछने के बाद हर मुसाफिर या राजकुमार के साथ सोती है बस। इसी कारण से दूर दूर के राज्यों के शक्तिशाली राजा और वीर राजकुमार, जिनके नाम से दुश्मन कांप उठते थे, इस राजकुमारी के नाम सुनकर ही थर थर कांप जाते थे। वे रणभूमि में चाहे लाखों की सेना को परास्त कर सकते थे, मगर राजकुमारी के सामने बैठकर उसके पहेली जैसे सवालों का जवाब देने की हिम्मत उनमें से किसी में भी नहीं होती थी। राजकुमारी के सवालों में कुछ ऐसा जादू था, कुछ ऐसी गहराई थी कि सुनते ही मनुष्य सोच में डूब जाता और उसके शब्दों के जाल में उलझकर अपनी बुद्धि और विवेक खो बैठता, और उस राजकुमारी के साथ एक रात गुजारने के लिए तैयार हो जाता था। और लोग कहते थे कि उसकी आंखों में एक ऐसा रहस्य छिपा है, जिसकी परछाई तक अगर किसी ने जान ली तो उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए हर कोई दूर से ही उसकी सुंदरता की चर्चा करता, उसकी रहस्यमयी हंसी की कहानियां सुनाता, मगर जब बात सामने आकर सवालों का सामना करने की आती तो सबसे बड़े योद्धा भी अपने कदम पीछे खींच लेते। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि मेरा मनोबल लगातार बढ़ता रहे और मैं आपके लिए मनोरंजन, रहस्य और रोमांच से भरपूर नई नई कहानियां हमेशा लाता रहूं। दोस्तों, हजारों साल पहले की बात है। एक राज्य में राजा हुआ करता था जिसका नाम था दुर्गेश। राजा दुर्गेश बड़े ही न्यायप्रिय, दयालु और प्रजाहितैषी शासक थे। उनकी प्रजा उन्हें दिल से चाहती थी, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को दुखी या भूखा नहीं रहने दिया था। राज्य में हर कोई सुख और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करता था, और यदि जरूरत पड़ती तो प्रजा अपने राजा के लिए प्राणों की आहुति देने तक के लिए तैयार रहती थी। राजा भी अपनी प्रजा को अपने बच्चों और परिवार जैसा मानते थे और हर एक व्यक्ति का ध्यान रखते थे। राजा दुर्गेश का राजपाट हर तरह से आदर्श था, परंतु उनके जीवन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी, और वह चिंता थी उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी के विवाह की। राजकुमारी अद्वितीय रूप से सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्विनी थी, किंतु उसकी एक आदत ने पूरे राज्य और पड़ोसी राज्यों में खौफ फैला रखा था। दरअसल राजकुमारी को 18 बरस की हुई तभी से अजीबोगरीब सवाल पूछने की आदत थी। वह जो भी वरमाला रचाने आता, उसे विचित्र और कठिन सवालों से घेर लेती। यदि कोई राजकुमार उसके प्रश्नों का उत्तर देने में असफल हो जाता तो राजकुमारी उसके साथ एक रात गुजारने के बाद तुरंत उसका वध कर देती। इसी कारण दूर दूर तक के राजा, महाराजा और राजकुमार उससे विवाह करने से डरते थे। इस वजह से राजा दुर्गेश हमेशा व्याकुल रहते थे, क्योंकि उन्हें अपनी लाडली राजकुमारी की आदतें बदलने का कोई उपाय समझ में नहीं आता था। राज्य की प्रजा भी जानती थी कि राजकुमारी से विवाह करना किसी के लिए मृत्यु का निमंत्रण बन सकता है। यही कारण था कि यद्यपि राज्य में हर कोई प्रसन्न था,
लेकिन राजा दुर्गेश का हृदय अपनी पुत्री की इस विचित्र प्रवृत्ति के कारण दिन रात चिंता और अशांति से भरा रहता था। उसी राजा के विशाल और समृद्ध राज्य के भीतर, जहां हर व्यक्ति सुख शांति और सुरक्षा का अनुभव करता था, वहां एक छोटे से साधारण गांव में एक चतुर, चालाक और अद्भुत रूप से सुंदर युवक रहा करता था, जिसका नाम था चेतन। चेतन अत्यंत गरीब था। उसके पास न तो भरपेट खाने के लिए अन्न था और न ही तन ढकने के लिए अच्छे वस्त्र, यहाँ तक कि उसके पास अपना कोई स्थायी घर भी नहीं था, बल्कि वह तो एक फटे पुराने कपड़े और एक चादर से बनी छोटी सी जर्जर झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत करता था। परंतु उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका असाधारण ज्ञान, उसकी तेज बुद्धि और कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर देने की अद्वितीय क्षमता थी। और यही कारण था कि जब पूरे गांव में यह बात फैल गई कि राजकुमारी अपने विचित्र और अजीबोगरीब सवाल पूछती है, जिनका जवाब अब तक कोई नहीं दे पाया, तो चेतन ने मन ही मन यह ठान लिया कि वह अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के बल पर उन प्रश्नों का उत्तर देगा और सबको यह सिद्ध करके दिखाएगा कि गरीबी चाहे जैसी भी हो, पर ज्ञान और समझ रखने वाला व्यक्ति ही वास्तविक रूप से सबसे धनी और सम्मानित होता है। एक दिन जब चेतन राजमहल जाने की तैयारी कर रहा था, उस समय उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया और बार बार रोते हुए कहा, बेटा, यदि तू राजकुमारी के उन अजीबोगरीब सवालों का सही उत्तर न दे पाया तो वह निस्संदेह तुझे मौत की सजा दे देगी, और फिर सोच मेरा क्या होगा। तेरे पिता तो पहले ही इस दुनिया से विदा ले चुके हैं। अब मेरी इस बुढ़ापे की जिंदगी का सहारा सिर्फ तू ही तो है। अगर तू भी मर गया तो मैं इस निर्मम संसार में जी कर भी आखिर करूंगी ही क्या। तेरे बिना तो मेरा जीवन अंधकारमय और एकदम सूना हो जाएगा। इसलिए बेटा मेरी बात मान, तू वहाँ मत जा और यहीं पर मेरे पास रह। लेकिन चेतन, जो अपने आत्मविश्वास और अटल संकल्प के लिए जाना जाता था, अपनी माँ को समझाने लगा और धीरे से बोला, माँ तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अपनी तेज बुद्धि और धैर्य के बल पर उस घमंडी राजकुमारी के सभी अजीबोगरीब प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, और यदि भगवान ने चाहा तो न केवल मैं विजयी होकर लौटूंगा बल्कि तुझे तेरी बहू भी लाकर दूंगा, ताकि तेरा जीवन सुख और सम्मान से भरा रहे। माँ के लाख समझाने और रोने धोने पर भी चेतन अपनी जिद और आत्मविश्वास से डिगा नहीं और अंततः दृढ़ निश्चय के साथ वह राजमहल की ओर प्रस्थान कर गया। चेतन चलते चलते एक घनघोर अंधेरे और भयानक जंगल में पहुंच गया। अब तक रात पूरी तरह उतर चुकी थी और चारों ओर अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें गूंजने लगी थीं, जिससे उसका साहसी दिल भी हल्का सा घबराने लगा और वह मन ही मन डर से कांप उठा। वह रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना खोज ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर एक छोटी सी कुटिया पर पड़ी और वह धीरे धीरे, सावधानी और भय से कांपते कदमों के साथ उस कुटिया की ओर बढ़ा, जहां पहुंचकर उसने देखा कि भीतर एक तेजस्वी महात्मा, सिद्ध पुरुष, शांत मुद्रा में आसन लगाए गहन ध्यान में लीन बैठे हैं। जैसे ही चेतन पास पहुंचा, वैसे ही महात्मा की आंखें खुलीं और उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, बेटा तुम इस घने जंगल में इस समय क्या कर रहे हो और कहां जाने का विचार रखते हो? तब चेतन ने विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर अपनी सारी व्यथा और राजकुमारी के विचित्र सवालों की बात महात्मा को सुना डाली। यह सुनकर महात्मा मंद मुस्कान के साथ बोले, बेटा तुम स्वेच्छा से मौत के कुएं में क्यों कूदने जा रहे हो? क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि अब तक कोई भी उस घमंडी राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर देकर जीवित वापस नहीं लौटा? इस पर चेतन ने बड़े दृढ़ स्वर में कहा, बाबा जी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैंने मन में ठान लिया है और अब अपने निश्चय से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अवश्य जाऊंगा और अपनी किस्मत आजमाऊंगा। महात्मा उसकी जिद और निडरता देख कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीरता से बोले, ठीक है बेटा, यदि तुम्हारा जाना निश्चित है तो मेरी एक बात गांठ बांध लो। जब राजकुमारी तुमसे प्रश्न पूछे तो उसके उत्तर देते समय उसकी आंखों में कभी मत देखना, क्योंकि उसकी आंखों में अद्भुत जादू है। जो भी व्यक्ति उन आंखों में सीधे झांकता है
वह तुरंत उसके वश में हो जाता है और फिर एक ही रात उसके साथ बिताने के बाद वह उसे निर्दयता से मृत्यु दे देती है। इसलिए यदि तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा करनी है और विजय पाकर लौटना है तो कभी उसकी आंखों से नजरें मत मिलाना। इतना कहकर महात्मा ने चेतन को आशीर्वाद दिया। चेतन ने आदर पूर्वक उनके चरण छुए और निश्चय पूर्वक आगे की ओर प्रस्थान कर गया। कई धनबाद और कठिन रास्तों को पार करता हुआ अंततः चेतन राजमहल के भव्य और ऊंचे द्वार पर जा पहुंचा, जहां पहुंचकर उसने साहसपूर्वक द्वारपाल से कहा, मैं राजकुमारी के अजीबोगरीब प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं, कृपया आप यह बात महाराज तक पहुंचा दें। यह सुनकर द्वारपाल ने पहले तो उसकी फटेहाल स्थिति देखी और फिर ठहाका लगाकर हंसते हुए बोला, अरे ओ लड़के, तू राजकुमार तो है नहीं, बल्कि तेरी सूरत और हालात देखकर तो यही लगता है कि तू किसी भिखारी से भी गया गुजरा है और तू यह दावा करता है कि तू राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर देगा। तुझे जरा भी खबर है कि अब तक कितने बड़े बड़े राजकुमार, विद्वान और बलशाली योद्धा यहाँ आकर अपनी जान गंवा चुके हैं और तू जैसा तुच्छ और अनुभवहीन युवक यहाँ खड़ा होकर बकवास कर रहा है। तुझ पर दया आती है, भाग जा यहाँ से, वरना तेरी भी जान चली जाएगी। द्वारपाल और चेतन के बीच यह तीखी बातचीत चल ही रही थी कि तभी अचानक राज्य का प्रधानमंत्री वहां आ पहुंचा। उसने दोनों की बातें सुनी और कुछ पल के लिए चेतन को गौर से देखा। मंत्री के मन में यह विचार आया कि यदि यह युवक वास्तव में इतना आत्मविश्वासी है और राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर देने की ठान ही चुका है, तो क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए, और यदि यह सफल हो गया तो न केवल महाराज की इज्जत बच जाएगी बल्कि राज्य की प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। यह सोचकर मंत्री चेतन के पास आया और स्नेहपूर्वक बोला, बेटा, यदि तेरा मनोबल इतना दृढ़ है तो आओ, मैं तुझे भीतर ले चलता हूँ। फिर उसने अपने सेवकों को बुलाकर चेतन को अच्छे, भव्य और राजसी वस्त्र पहनाए ताकि उसका रूप रंग और व्यक्तित्व राजमहल के योग्य लगे, और तत्पश्चात वह उसे लेकर महाराज के दरबार में उपस्थित हुआ। तभी मंत्री ने राजा से हाथ जोड़कर कहा, महाराज की जय हो। यह बालक विशेष रूप से राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर देने ही यहाँ आया है। यह सुनकर राजा ने बालक चेतन की ओर गंभीर दृष्टि डालते हुए कहा, हे बालक, क्या तुम निश्चय ही मेरी पुत्री के कठिन और रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर दे सकोगे? एक बार भली भांति विचार कर लो, क्योंकि यदि तुम एक भी प्रश्न का सही उत्तर देने में असफल रहे तो तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। तब निर्भीक चेतन ने राजा को नमन करते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं यही उद्देश्य लेकर आपके दरबार में उपस्थित हुआ हूँ। मुझे कोई भय नहीं है। कृपा कर मुझे आपकी पुत्री से मिलने का अवसर दीजिए ताकि मैं उसके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का समाधान कर सकूं। चेतन के साहसिक वचनों को सुनकर राजा ने प्रसन्न होते हुए मंत्री को आज्ञा दी, हे मंत्री, इस युवक एक विशेष अतिथि है, अतः इसका सत्कार किसी राजपुरुष से भी बढ़कर किया जाए। तब राजमहल के सेवक चेतन को आदर पूर्वक भोजनशाला में ले गए और वहां उसे सुव्यवस्थित स्वर्णमंडित थालियों में सुगंधित, स्वादिष्ट तथा विविध प्रकार के व्यंजन परोसे गए। भोजन इतना उत्तम और रुचिकर था कि उसे देखकर ही मन प्रसन्न हो उठे। चेतन का स्वागत बड़े ही सम्मान और आदर के साथ किया गया तथा उसके बैठने, खाने और विश्राम करने की हर व्यवस्था राजकीय रीतिनीति के अनुसार भव्य रूप से संपन्न की गई। इसके पश्चात उसे विश्राम हेतु महल के एक ऐसे कक्ष में ठहराया गया जो सुशोभित पलंगों, रेशमी बिस्तरों और सुगंधित पुष्पमालाओं से सुसज्जित था। वहां उसके आराम और सुविधा के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई। चेतन के खानपान और ठहरने से लेकर उसके विश्राम और सेवा तक सब कुछ अत्यंत भव्य और श्रेष्ठ ढंग से संपन्न हुआ। जब संध्या ढली और रात का अंधकार चारों ओर छा गया, तब राजा के आदेशानुसार राजकर्मचारी चेतन को बड़े ही सम्मान पूर्वक राजकुमारी के महल की ओर ले चले।
महल की ओर जाते समय चारों ओर दीपों की जगमगाहट और सुगंधित पुष्पों की महक वातावरण को और भी मनमोहक बना रही थी। अतः उसे उस कक्ष में पहुंचा दिया गया जहां राजकुमारी उसका प्रतीक्षा कर रही थी। जब चेतन राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा तो राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा क्या नाम है और तुम किस प्रदेश के राजकुमार हो? चेतन ने महात्मा की दी हुई सीख के अनुसार धीरे से सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, राजकुमारी जी, मेरा नाम चेतन है। मैं कोई राजपुत्र नहीं, एक अति दीनदयालु तथा बहुत गरीब युवक हूँ। जब से मैंने आपकी प्रशंसा सुनी तब से ही मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बेचैन रहा। इसी कारण से आज आपकी सेवा और परीक्षा दोनों के लिए आते ही पहुँचा हूँ। यह सुनकर राजकुमारी ने तिरछी निगाह से उसे देखा और कुछ कठोरता में कहने लगी, अच्छा, तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आए हो? क्या तुम मेरे सामने मरने के लिए ही आए हो? जान लो कि यदि तुम मेरे प्रश्नों का सही उत्तर न दे सको तो मैं तुम्हारे साथ एक रात्रि समागम करके और फिर तुम्हें मार डालूंगी। चेतन ने डर और साहस के मिले जुले भाव से सिर झुकाकर उत्तर दिया, राजकुमारी जी, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। पहले आप अपने प्रश्न पूछिए। राजकुमारी ने फिर कहा, अभी रात्रि बहुत बाकी है, पहले कुछ शर्तें पूरी कीजिए, तब मैं तुम्हें प्रश्न पूछूंगी। चेतन ने नियत डर के साथ झुकते हुए कहा, राजकुमारी जी, मैं मदिरा नहीं पीता। तब राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, मेरी आंखों से आंखें मिलाओ, तुम क्यों सदा सिर झुकाकर खड़े रहते हो? चेतन ने सादगी से कहा, राजकुमारी जी, यदि मैं आपकी आंखों में नजरें मिला लूं तो आप मुझे अपने वश में कर लेंगी और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर सही देने में असमर्थ हो जाऊंगा, और यदि ऐसा हुआ तो आप मुझे समागम के बाद मार डालेंगी। इसलिए मैं अपनी दृष्टि नहीं मिला रहा। राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, तुम बहुत चतुर और चालाक दिखते हो और तुम्हारा धैर्य भी काबिले तारीफ है। इतने वर्षों में ऐसा कोई आया ही नहीं जिसने मेरी नजरों से नजरें नहीं मिलाई। ठीक है, विश्राम करो, जब समय होगा मैं तुम्हारे पास आकर प्रश्न करूंगी, तब तक विश्राम करो। इतना कहकर राजकुमारी वहां से चली गई और चेतन को शांति से विश्राम करने का अवसर मिला। कुछ देर बाद जब राजकुमारी चेतन के पास आई तो उसने अपने बदन पर अच्छी सुगंधित सेंट लगा रखी थी ताकि चेतन उसके शरीर की खुशबू से मोहित हो जाए और वह उसे अपने वश में कर सके और चेतन के साथ समागम भी कर सके। चेतन अपने स्थान पर बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी राजकुमारी उसके पास आकर बैठ गई और शरारत करने लगी। चेतन की आंखें खुल गईं और वह सिमटकर बैठ गया। सिर झुकाकर बोला, राजकुमारी जी, यह आप क्या कर रही हैं? तब राजकुमारी मुस्कुराकर कहने लगी, मैं वही कर रही हूँ जो एक राजकुमारी को किसी युवक के साथ करना चाहिए। चेतन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजकुमारी जी, यह सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कृपया अब अपना प्रश्न बताइए, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। चेतन का उत्तर पाकर राजकुमारी क्रोध में होकर बोली, इतराकर क्या सवाल लगाए बैठे हो? जो काम करना चाहिए वही करो न। अब राजकुमारी चेतन को परेशान करने लगी, छेड़ने लगी और शरारतें करने लगी। वह बोली, अरे प्यारे चेतन, अगर तुम्हें मोहित करने के लिए मेरे बदन की खुशबू कम पड़ रही है तो क्या फूलों की टोकरी मंगवा दूं? इतना कहकर राजकुमारी हल्का मुस्कुराई और अपनी दासी को आदेश दिया, राजमहल में जितने भी सुगंधित फूल हैं उन्हें हमारे कक्ष में चारों ओर फैला दो। निदान वैसा ही हुआ। दासी ने पूरे कक्ष में फूल ही फूल बरसा दिए। फूलों की मदमस्त सुगंध चारों ओर फैल गई। तब राजकुमारी मीठी वाणी में बोली, प्यारे चेतन, अब तो एक बार जी भर कर हमसे प्यार कर लो। मेरा तन मन तड़प रहा है और पूरे शरीर में आग लगी है।
जिसे तुम ही मिटा सकते हो। चेतन ने गहरी सांस लेकर सोच समझकर कहा, राजकुमारी जी, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, लेकिन पहले आप अपने प्रश्न पूछिए। जब मैं उत्तर दूंगा तभी आगे कुछ होगा। यह सुनकर राजकुमारी इतराकर बोली, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम मेरे प्रश्नों का सही उत्तर न दे पाए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इतना कहकर राजकुमारी प्रश्न पूछने लगी। सुनो प्यारे युवक, यह मेरा पहला प्रश्न है, इंसान की ऐसी कौन सी चीज है जो मरने के बाद भी अमर रहती है? चेतन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, उसका कर्म। कर्म ही इंसान को मरने के बाद भी अमर बनाए रखता है। राजकुमारी शरारत भरी मुस्कान लेकर बोली, वाह युवक, तुम तो बड़े चतुर हो। पहला सवाल का उत्तर तो दे दिया है। अब सुनो दूसरा और आखिरी सवाल, चंद्रमा को मामा क्यों कहा गया है? इसका रहस्य क्या है? तब चेतन ने दूसरे सवाल का उत्तर देते हुए विनम्र स्वर में कहा, क्योंकि माँ अपने पति को छोड़कर हर किसी को अपना भाई बना सकती है, उसके लिए कोई गाली नहीं बनती। यही कारण है कि हर कोई चंद्रमा को मामा कहकर पुकारना सही तरीका है। यदि कोई और संबोधन दिया जाएगा तो वह अपमानजनक या गाली के समान प्रतीत होगा। इसलिए हर बच्चे की मां चंद्रमा को चंदा मामा कहकर ही बुलाती है। राजकुमारी ने यह उत्तर सुनकर शरारत भरे अंदाज में हंसते हुए कहा, आपका दूसरा उत्तर भी बिल्कुल सही है। इसके बाद वह और भी शरारती हो गई और राजकुमार को अपने बाहों में भरकर तारों की छाव में खींच ले गई और जी भरकर उससे प्रेम करने लगी। लेकिन तभी चेतन ने तुरंत अपनी झोली से एक अद्भुत जड़ी बूटी निकाली और राजकुमारी को जबरन खिला दी। जड़ी बूटी खाते ही राजकुमारी एकदम से अपने होशोहवास में लौट आई। वह लज्जा से भरकर घूंघट डालकर एक और बिस्तर पर जाकर चुपचाप बैठ गई। जब चेतन ने देखा कि राजकुमारी पूरी तरह होश में आ गई है और बिल्कुल ठीक है, तो वह वहां से जाने लगा। जाते हुए जब राजकुमारी ने चेतन को देखा तो वह तुरंत भागकर आई और उसके पैर पकड़ लिए। वह कहने लगी, स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप ही मेरे जीवन के स्वामी हैं। मुझे छोड़कर मत जाइए। अब मुझसे व्यवहार कर लीजिए। अब राजकुमारी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी। चेतन के हृदय में भी राजकुमारी के प्रति गहरा प्रेम उमड़ आया। तब चेतन ने उसी फूलों से सजे बिस्तर पर राजकुमारी से प्रेम किया। फिर सुबह हो गई। जब राजा को यह समाचार मिला कि राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ हो गई है और चेतन युवक भी कुशल है, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मन ही मन वह चेतन जैसे युवकों को धन्य धन्य कहते हुए अपने श्रृंगारासन पर बैठा प्रशंसा करने लगा। उसके बाद राजा ने राजकुमारी से पूछा, बेटी, क्या तुम्हें चेतन अच्छा लगा? क्या तुम उससे विवाह करोगी? तब राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, जिस युवक ने मेरी जिंदगी बदल दी, अब मैं अपना शेष जीवन उसी के साथ बिताना चाहती हूँ। चाहे वह गरीब हो या राजकुमार अथवा किसी राजा का पुत्र, मेरे लिए वह सबसे प्रिय है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने चेतन तथा राजकुमारी का विवाह संपन्न कर दिया। विवाह के बाद चेतन अपनी मां को लेकर राजमहल आया और दोनों सदा सदा के लिए हर्ष और आनंद के साथ रहने लगे।